नमस्कार। आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा पार्ट है ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल गैमीट फॉर्मेशन। मेल गैमीट के निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है और कब होता है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मेल गैमीट का निर्माण मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी टेस्टिस के अंदर इसका डेवलपमेंट संपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो एम्ब्रियोलॉजी का जो सबसे प्रथम भाग है उसका सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत जो है वो गैमेटोजेनेसिस से ही होती है। गैमीट सबसे छोटी इकाई है जो हैप्लॉइड स्टेज के अंदर होती हैं, यानी उसमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का एक भाग पाया जाता है और दूसरा भाग जो है वो फीमेल पार्ट से आएगा। ऐसे करके दोनों को मिला करके और वापस जो है वो जाइगोट बनेगा। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो टेस्टिस के किस भाग के अंदर संपन्न होता है। तो टेस्टिस का अगर हम टीएस देखते हैं तो उसमें हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। गोलाकार नलिकाएं दिखाई देती हैं और उन गोलाकार नलिकाओं को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल आपस में कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा अलग रहती हैं और उसमें बीच बीच में कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको लेडिक्स सेल भी कहते हैं। ये लेडिक सेल्स हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स है उसके द्वारा मेल हार्मोन का स्राव होता है। मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन्स का निर्माण होता है। ये जो इंटरस्टिशियल सेल और उसके बाद में ये जो पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसके अंदर हम देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसी स्तंभाकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं जो सोमेटिक सेल होती है। यानी ये सोमेटिक सेल ये इसका भाग नहीं होती हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान उनको दो प्रकार से हेल्प करती है। प्रथम होता है मुख्य काम इसका पोषण प्रदान करना। जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहता है उस दौरान यह उसको नरिशमेंट देने का काम करती है। दूसरा होता है यह इनको एक प्लेटफॉर्म देती है और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये ल्यूमेन के अंदर आगे की तरफ जो है वो जैसे जैसे डेवलपमेंट की स्टेजेस आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे ये ल्यूमेन के अंदर आते रहते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं वो पहले से बनी हुई होती हैं और उसके अंदर फिर जो माइटोटिक डिवीजन होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है, उस समसूत्री विभाजन के द्वारा कई सारी संख्याओं के अंदर सेल्स बन जाती हैं और ये सेल्स जो बनती हैं बहुत अधिक संख्या के अंदर, वह स्टेज इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। यानी अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को उसके डेवलपमेंट की अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में बांट करके और उसकी स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था क्या है? इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया यानी जो प्रीमोडियल जर्म सेल के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया जो बने हैं
वो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा अधिक से अधिक संख्या के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, संख्या अपनी वृद्धि करते रहते हैं और ये असंख्य संख्या के अंदर बनते रहते हैं। तो ये अवस्था कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर दूसरी फेज आती है इसकी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था क्या है? ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो बने हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करके, क्योंकि जो मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें स्पर्मेटोगोनिया बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं करता है, लेकिन जो उसका स्वयं का पहले का जो आकार होता है इससे लगभग 2 गुना या उससे अधिक आकार में वृद्धि कर लेता है। और जब यह वृद्धि कर लेता है तो इसकी ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है। ये जो मेल गैमेटोजेनेसिस है उसमें इसका बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के अंदर ग्रोथ फेज का काफ़ी महत्व होता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो ग्रोथ फेज के बाद में जो स्ट्रक्चर बना है, जो सेल बनी है, उस सेल को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो किसका रिजल्ट है? वह रिजल्ट है ये जो गुणन प्रावस्था के बाद में कोशिका की जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ का रिजल्ट जो है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर उसके गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 2n होती है, यानी यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो डिप्लॉइड होती है, अभी तक हैप्लॉइड स्टेज नहीं आई है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ से शुरू होती है नेक्स्ट जो स्टेज शुरू होती है वो होती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है इसकी। मैच्योरेशन फेज के अंदर सबसे पहली जो फेज आएगी वो आएगी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कोशिका के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक समान क्रोमोसोम के जो जोड़े होते हैं उनमें से एक जोड़ा अलग हो जाता है, दूसरा अलग हो जाता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। उसकी डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए हम इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इसमें जितने गुणसूत्र थे यानी 2n क्रोमोसोम्स जो थे वो 2n क्रोमोसोम, अब जैसे ही इसकी डॉटर सेल 2 सेल बनेगी तो उसमें n रह जाएगी, यानी अब जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड हो गई। जो पहले डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड की जगह अब हो गई है हैप्लॉइड, यानी गुणसूत्र का एक भाग ही रह गया है, एक संख्या ही रह गई है। जो पहले जोड़ों के अंदर ऐसे एक समान गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते थे, उनमें से एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, यानी एक इस कोशिका में चला गया, एक इस कोशिका में चला गया, एक इसमें और इसमें एक, ऐसे ये n स्टेज के अंदर पहुंच गया है। और जब ये अवस्था आ जाती है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड स्टेज के अंदर होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे नेक्स्ट और एक डिवीजन करता है और उस डिवीजन के द्वारा जो 2 की संख्या जो बनी थी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो 2 से 4 की संख्या के अंदर बदल जाता है डिवीजन के द्वारा, जिसको कहते हैं मियोटिक डिवीजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो इस अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के कारण ये जो है वो संख्या में 4 हो जाते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट संख्या में 2 थे वो गुणन करके और संख्या में 4 हो जाते हैं, और ये जो 4 की संख्या है इनको कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड यानी ये एक तरह से इनएक्टिव मेल गैमीट है। मेल गैमीट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है,
एक्टिव फॉर्म में ये बाद में कन्वर्ट होंगे। यानी ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और इसकी मैच्योरेशन फेज, इनके द्वारा एक जो इसकी संख्या थी मेल गैमिट की, स्पर्मेटोगोनिया की जो एक संख्या थी, उस एक स्पर्मेटोगोनिया की संख्या से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ है। ये चारों स्पर्मेटिड आगे और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव होगा, और उसके बाद में ये जो है चारों एक्टिव मेल गैमेट के अंदर बदल जाएंगे। यानी ये स्पर्मेटोजून में बदल जाएंगे, ये स्पर्म में बदल जाएंगे। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वह कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम नेक्स्ट जो है इसका जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। पहला जो था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, वो हमने इसमें डिस्कस किया। अब इसका दूसरा पार्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जैसा कि ये हम जानते हैं कि जो 4 स्पर्मेटिड बने थे, जो इनएक्टिव मेल गैमेट बने थे, वे इनएक्टिव मेल गैमेट कुछ बदलाव के बाद में एक एक्टिव, एक मोबाइल, चलने वाले इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाएंगे, और वो पूरी प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ये एक स्पर्मेटिड है जिसमें हम देख सकते हैं एक तरह की ये कोशिका है, जिसमें बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, और इसके जो भी अदर पार्ट्स हैं वो सारे मौजूद हैं। लेकिन चूंकि जो मेल गैमेट होता है उसको फीमेल गैमेट तक अप्रोच करने के लिए उसको एक मोबिलिटी चाहिए, उसको एक मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट के लिए उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिसमें ये स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजेस आएंगे इसके अंदर। उसमें सबसे पहला जो चेंजेस आएगा वो आएगा इसका फॉर्मेशन ऑफ हेड। यानी जो मेल गैमेट, जो स्पर्मेटोजोन, जो स्पर्म है, उसका हेड का निर्माण कैसे होगा ये हम इसके द्वारा समझेंगे। तो इसमें हेड के निर्माण में सबसे पहले जो होगा वो किसमें चेंज होगा? चेंजेज इन द न्यूक्लियस। ये इसका जो स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या बदलाव आएंगे कि यह स्पर्म का जो हेड है उसके लिए सूटेबल हो जाए, उसके लिए कुछ एडवांटेज चाहिए। यानी हेड की जो उसके जो कंटेंट है, वो जो उसके अंदर जो हेरिडिटरी कंटेंट है, सिर्फ वह हेरिडिटरी कंटेंट ही पाए जाने चाहिए। उसके अलावा जितने भी दूसरे जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में काम आने वाले कंटेंट है वो सारे वहां से निकल जाएंगे। यानी न्यूक्लियर शेप जो है, जो न्यूक्लियर रस होता है उसके अंदर, उसमें भी कमी आएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कुछ RNAs होते हैं जो न्यूक्लियोलस होते हैं उसके अंदर, वो सारे न्यूक्लियस में से बाहर आ जाएंगे। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स, और उसमें भी मिनिमम जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो, जितनी मिनिमम आवश्यकता होती है न्यूक्लियोप्लाज्म की, उतना न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस दूसरा हेरिडिटरी मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स, जो DNA होते हैं। यानी DNA बचेगा, बाकी RNA और दूसरा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये चेंजेस आएंगे हेड में। दूसरा आएगा, ये तो केमिकल चेंजेस आ गए, दूसरा आएगा इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज, यानी आकार के अंदर भिन्नता आएगी। जो इसका न्यूक्लियस राउंड शेप में है, जो गोलाकार है, वह एक लंबवत आकार लेगा, जैसा कि स्पर्म का हेड होता है। उसी तरह से इसका न्यूक्लियस भी एक लंबाई के अंदर स्ट्रक्चर इसका बदल जाएगा, लंबाई के अंदर बदल जाएगा यह। फिर आते हैं हम साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये जो स्पर्मेटिड है उसमें स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म में क्या क्या बदलाव आते हैं
वो हम सारे यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में जितने भी अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और जितने भी दूसरे पार्ट होते हैं वो सारे, और उसका साइटोप्लाज्म, ये पहले एक नॉर्मल जो सेल होती है वैसा ही होता है, लेकिन क्योंकि इन सभी की आवश्यकता नहीं होती है, उनको इसमें जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, और जो ऑर्गेनल्स चाहिए वो ही रहेंगे, बाकी सारे वहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसमें आवश्यकता रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में वृद्धि करेंगे, कम नहीं होंगे, वृद्धि करेंगे। दूसरी आवश्यकता होती है गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा होता है सेंट्रियोल। इन तीनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और बाकी जितने भी दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे डिस्कार्ड ऑफ हो जाते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं। फिर शुरू होता है दूसरे जो स्टेप्स है, ये जो गोल्जी फेज इसकी शुरू होती है। तो गोल्जी फेज क्या है? यानी हेड फॉर्मेशन हो रहा है। हेड फॉर्मेशन के अंदर इसकी गोल्जी फेज का क्या महत्व है वो हम यहाँ देखेंगे। इसमें जो गोल्जी बॉडी है वो हाईली एक्टिव हो जाएगी, हाईली एक्टिव होकर के, और एक इसकी जो सिस्टर नहीं है वो सारी एक राउंड फॉर्म के अंदर इकट्ठा हो जाएगी, और बीच में एक प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण करेगी, और प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल के चारों तरफ एक वेसिकल बनेगी जिसको एक्रोसोमल वेसिकल कहते हैं। पहले एक स्पॉट का निर्माण होगा, उस स्पॉट को कहते हैं प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल, और उस ग्रेन्यूल के चारों तरफ जो एक वेसिकल पाया जाता है, एक वेसिकल फॉर्मेशन होता है इसी गोल्जी बॉडी के द्वारा, उसको कहते हैं एक्रोसोमल वेसिकल। फिर धीरे धीरे बाकी जो गोल्जी बॉडी के भाग है वो सब उस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल को सीक्रेट करके और साइज के अंदर बड़ा बना देते हैं, तो उसको फिर कहते हैं एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम और एक्रोसोमल वेसिकल दोनों जो बने हैं, ये धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है जिसका शेप अब एक लंबवत हो गया है, उस लंबवत शेप के सबसे टॉप पर, उसकी टिप के पास में आना शुरू होता है। जैसे जैसे पास में आना शुरू होता है वैसे वैसे इस न्यूक्लियस के हेड के अंदर ऊपर की तरफ एक डिप्रेशन, या देख सकते हैं यहाँ ऐसे डिप्रेशन बनना शुरू होता है, और उस डिप्रेशन में ये जो एक्रोसोम बना है वो इसके अंदर सेट हो जाता है और एक कॉनिकल शेप के अंदर अरेंज हो जाता है। और ये जो इसका जो वेसिकल है वो धीरे धीरे इसके ऊपर एडजस्ट होकर के और लुप्त हो जाती है। फिर इसके बाहर जो है ये साइटोप्लाज्म इसका हट जाएगा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर एक कवर बना देगी ऐसे, इस तरह से। तो ये काम हुआ गोल्जी बॉडी का और एक्रोसोम फॉर्मेशन का। गोल्जी फेज, इसने एक्रोसोम का निर्माण किया है, कैप बनी है, किसकी बनी है? कैप बनी है एक्रोसोम की, एक्रोसोम की उसकी कैप बनी है, तो ये कैप फेज के अंदर आ गया। फिर एक्रोसोम फेज क्या है? यानी ये जो कैप है पूरी तरह से एक्रोसोम के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम एक प्रकार के एंजाइम्स है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अल्टीमेटली जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए, ओवम की मेम्ब्रेन के पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए काम आएंगे, क्योंकि इसमें हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो इसकी जो ओवम की मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करने के काम आएगी। इस प्रकार से ये एक्रोसोम बन जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट इसका टेल फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म की टेल क्या है?
टेल इसका मिडिल पार्ट और जो इसके फाइबर्स होते हैं वो सब मिला करके इसका टेल होता है। हेड, मिडिल पीस और टेल, ऐसे इसके 3 भाग हैं। तो उसमें इसका जो हेड वाला भाग है, हेड वाले भाग के सबसे पीछे एक डिप्रेशन बनना शुरू होता है। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के भाग के पीछे की साइड में एक अंदर की तरफ डिप्रेशन बनता है और उस डिप्रेशन में एक सेंट्रियोल आकर के और 90 डिग्री एंगल से वहां एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल से इस डिप्रेशन में एक न्यूक्लियस एडजस्ट होता है, सेंट्रियोल, और वो सेंट्रियोल जो होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सबसे नजदीक वाला सेंट्रियोल। फिर दूसरा सेंट्रियोल और आता है, वो पहले वाला जो सेंट्रियोल है उसके 90 डिग्री एंगल से, यानी उसके एकदम लंबवत, और हेड के एकदम जो उसका एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल एडजस्ट होता है, और ये कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। अब डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम है? डिस्टल सेंट्रियोल इसका मिडिल पीस और इसकी टेल का निर्माण करेगा। तो सेंट्रियोल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेंट्रियोल की ये टेंडेंसी होती है, सेंट्रियोल के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और वो लंबी हो सकती है। तो ये अपनी ट्यूब्यूल्स लंबाई के अंदर बढ़ाता है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है वह डिस्टल सेंट्रियोल ये ट्यूब्यूल्स लंबाई में बढ़ा करके और टेल फाइबर्स बनाता है। इन फाइबर्स के चारों तरफ, यहाँ इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी है, जो फाइबर्स बने हैं, इन माइक्रो फाइबर्स के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाएंगे, और इन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी, जिसके बीच में बहुत ही कम मात्रा में, जितनी आवश्यकता होती है मिनिमम मात्रा के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, ताकि वो सूखे नहीं, काम चलता रहे। और फिर जहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन चलती है वो उसका मिडिल पीस है, उसके बाद में ये नेकेड फाइबर्स चलते रहते हैं, जिसको इसकी टेल कहते हैं। काफ़ी लंबी इसकी टेल होती है, और यह टेल जब फ्लूइड के अंदर मूवमेंट करती है तो उस दौरान इन माइटोकॉन्ड्रिया से इनको लगातार एनर्जी मिलती रहती है। यही इसका मिडिल पीस का, यानी इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियाज है, इन माइटोकॉन्ड्रिया का यही फंक्शन होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी फॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।